चलो आ जाओ चैप्टर 1। चलो कम टू पेज नंबर, सबसे पहले 2 पे आ जाओ। उसमें देखो सबसे पहले है आईएमएफ, इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ना, यहाँ से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, जैसे आईएमएफ आएगा, असीन आएगा, सार्क आएगा, ब्रिक्स आएगा, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली बनाते क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, उसका काम क्या है। हर एक कंट्री क्या करता है कि दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, रिलेशन अच्छे बनाने के लिए ना, वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे अपने इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नोन एज ये सार्क। तो सार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अब हम लोग जो कंट्री है, 5-6 कंट्रीज मिलके जो सार्क को फॉर्म किया है, हर एक कंट्री कोई भी प्रॉब्लम आएगा, दे विल सॉल्व द डिस्प्यूट बाय टॉक, वॉर नहीं करने का, एक दूसरे की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हेल्प करने का, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करने का, कोई दूसरी कंट्री में न्यूसेंस क्रिएट ना हो तुम्हारी वजह से उसका ध्यान रखने का, कोई अगर प्रोजेक्ट साथ में करना है तो वो तुम साथ में मिलकर भी कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज क्या करती है, जिसके साथ उसकी अच्छी बनती है, वो लोग ऐसे मिलके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। वैसा पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएमएफ। आईएमएफ का मेन काम है फंडिंग प्रोवाइड करना। जो भी कंट्री को लोन चाहिए ना, वो ये सब कंट्रीज आईएमएफ से लोन लेता है। जैसे एक होता है वर्ल्ड बैंक, तो वैसा ही है आईएमएफ। आईएमएफ का मेन काम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। उसमें सेकेंड पैराग्राफ में अंडरलाइन करो, एस्टैब्लिश इन 1944। और उसके बाद उसमें देखो 3 मेन पॉइंट है। मेन काम क्या करता है आईएमएफ, तो पहला, कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। देखो कौन सी कंट्री का ग्रोथ क्या है, कौन कंट्री कितना ग्रो करने वाला है, कहाँ पे कितना डाउनफॉल है, कहाँ पे रिसेशन आएगा, कहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, ये सब चीज एनालिसिस कौन करता है, आईएमएफ करता है। कि जैसे अभी जैसे समझो 2023 एंड में इंडिया का ग्रोथ कितना होएगा, ये लोग करंट सिनारियो को देख के प्रेडिक्ट करते हैं और कंट्री को बोलते हैं देखो हमारे हिसाब से इतना सिचुएशन तुम्हारी कंट्री में आएगा, तो बेटर है कुछ करेक्टिव मेजर्स अगर तुम लेना चाहो तो तुम ले लो। सेकेंड देखो, लेंडिंग टू द कंट्रीज विद द बैलेंस ऑफ द पेमेंट डिफिकल्टीज। कुछ कंट्री ऐसे भी होती है जहां पे इतना फाइनेंशियल उनका सपोर्ट नहीं है, उनको कोई लोन नहीं देता है, कोई कंट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता है, तो ऐसी सब कंट्रीज जाती किधर है लोन लेने, आईएमएफ के पास। एंड गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू द मेंबर्स। कोई कंट्री ऐसा बोलेगा कि हमारे पास है ना कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला नहीं है कंट्री के लिए, तो आईएमएफ उनको हेल्प करता है। तो मेन रोल है कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम को हेल्प करना और उसको डेवलप करना। उसमें देखो मेंबरशिप, करंटली कितनी कंट्रीज उसमें मेंबर है, 190 कंट्रीज मेंबर है आईएमएफ में। हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट वॉशिंगटन, ठीक है। और उसके बाद बस ये 2 इंफॉर्मेशन याद रखना, बाकी तो इंफॉर्मेशन पुरानी है। उसके बाद सीधा आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, वहां पे देखो पेज 3 में एंड में है असीन। देखो सबसे पहला अच्छे लेवल पे अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था बाय फ्यू कंट्रीज, तो वो था असीन। असीन का फुल फॉर्म देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
ये उसका फुल फॉर्म है। अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, उसको एस्टैब्लिश किया था 1967 में, ठीक है। और असीन के फाउंडिंग मेंबर्स देखो कौन है, थर्ड लाइन में उसके फाउंडिंग मेंबर्स लिखे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्री ने मिलके क्या चालू किया, असीन को चालू किया। लेकिन धीरे 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 करके काफी सारे मेंबर्स ऐड हुए, तो करंटली दे हैव 10 मेंबर्स। स्टार्ट हुआ था कितने से, 5, अभी कितने हैं, 10। सामने देखो असीन मेंबर स्टेट लिखा है, जेरूसलम, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड फिलीपींस। तो 5 तो ओरिजिनल फाउंडर थे और बाकी के 5 बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। और आज देखो क्या करते, ये 10 कंट्री मिलके, ये 10 कंट्री ने ना एक एमओयू साइन किया है। एमओयू इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये साइन करने में मतलब जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे ना, वो देखो क्या है, ऊपर देखो एम्स लिखा है, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, बराबर, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने की ट्राई करेगा। सेकेंड, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि एक दूसरे के साथ अगर डिस्प्यूट भी हो रहा है, वी विल सॉल्व द डिस्प्यूट बाय टॉक, बट जितना हो सके उतना हमारे 10 लोगों के बीच में शांति हो उतना ज्यादा बेटर है। बिकॉज आज तुम देखोगे ना, अगर वॉर होता है ना, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली ह्यूमन डैमेज, इट्स अबाउट फाइनेंशियल डैमेज, कंट्री का इकोनॉमी डैमेज। ऐसा माना जाता है कि अगर एक वॉर होता है ना, तो कंट्री 10 साल पीछे चला जाता है। तो इसके लिए वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, ये लोग यही मानते हैं। थर्ड देखो, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन इन म्यूचुअल असिस्टेंस, कि कोई कंट्री कोई फील्ड में बहुत अच्छा है, ये 10 में से, और कोई कंट्री बहुत पीछे उस फील्ड में, तो जो बहुत अपलिफ्टेड कंट्री है वो उसको हेल्प भी करेगा, म्यूचुअल असिस्टेंस। देन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी। जैसे अगर तुम देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सब चीज यूएसए जापान का बहुत अच्छा है, इंडिया का इतना अच्छा नहीं है। तो अगर समझो इंडिया जापान ऐसा जॉइंट कोलैबोरेशन करते तो इंडिया का भी डेवलपमेंट हो सकता है उधर, सेम ये लोग करते। टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। टू प्रमोट द साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, ये 10 कंट्री ने मिलकर म्यूचुअली डिसाइड किया है, कोई भी कंट्री का स्टूडेंट दूसरी कंट्री में पढ़ना चाहे तो बिना कोई लेंथी प्रोसेस से उसको पढ़ाई करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। एंड टू मेंटेन क्लोज एंड द बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड द पर्पसेस। अगर कोई कंट्री कोई एक्टिविटी कर रहा है और दूसरी कंट्री भी वो एक्टिविटी करने जा रहा है, तो बेटर है अलग अलग करने से अच्छा साथ में जॉइंटली करो, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और जल्दी काम भी होएगा। ये लोग ने इस पर्पस के लिए क्या फॉर्म किया है, असीन। तुमको डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखना है, कंट्री मेंबर्स कौन है वो याद रखना है, तुमको एम्स भी क्या है याद रखना है, सब याद रखना है। मेन मेंबर्स याद रखना, मेंबर्स में ये लोग है ना एग्जाम में ऐसा ही पूछते हैं कि ये असीन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें से कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, बराबर, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, असीन चार्टर कट कर दो, पेज नंबर 5 पूरा कट कर दो एंड डायरेक्टली कम टू ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स का मतलब इन लोग ने शॉर्ट फॉर्म ही रखा है कंट्री के नाम से, बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री ने मिलके इन्होंने क्या बनाया, ब्रिक्स बनाया। और ब्रिक्स एक अलग इंटेंशन से बनाया गया है। ब्रिक्स मेन इंटेंशन था एनवायरमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन वो खाली एनवायरमेंट पे काम नहीं करता है, और भी चीजें करता है। जैसे वो लोग बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काम करते हैं, तो इन्होंने अभी एक नए मेंबर को ऐड किया है ब्रिक्स में। अब तक कितने थे, 5। अब बैंकिंग सेक्टर की फील्ड के लिए और एक मेंबर ऐड हुआ, कौन सा कंट्री, कौन सा नया 6th मेंबर ऐड हुआ ब्रिक्स में फॉर बैंकिंग सेक्टर। उसमें मत पढ़ो, वही नहीं मिलेगा, नहीं है उसमें, क्योंकि ये अभी 23 में ही हुआ है, मार्च अप्रैल में ही हुआ जस्ट। पता है, ऑप्शन दो, ईरान, इराक, इजिप्ट,
अफगानिस्तान। अब तो ऑप्शन भी दिया, अब तो बोलो बे। इजिप्ट, अफगानिस्तान, दो ऑप्शन बच गए। ईरान, कोई ईरान बोल दो, तू इराक बोल दे। आंसर इज इजिप्ट, वो एमसीक्यूज में था। तो इजिप्ट इज द न्यू मेंबर, चाहिए ना तो वहां पे लिख के रखो, बट ओनली फॉर द बैंकिंग स्ट्रीम। चलो उसके में देखो, अभी नेक्स्ट पहले फर्स्ट दो लाइन मार्क कर लो। और उसके बाद पूरा कट कर दो सब कुछ। फर्स्ट दो लाइन मार्क करो, बाकी का उड़ाओ। उसका रीजन ये है, ये 21 की न्यूज है, तुमको 21 का कुछ नहीं आने वाला है, तो इसमें से कुछ मत पढ़ना। कम टू डायरेक्टली सार्क, नेक्स्ट पेज पे देखो। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल काउंसिल, ये उसका फुल फॉर्म है। उसमें देखो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो। और इसके मेंबर्स देखो कौन कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सब कंट्री मेंबर्स है इसमें। अच्छा, सार्क का है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे देखो असीन है ना, ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बट सार्क है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन मस्ती मस्ती में हमने सार्क असीन को देख के बना तो लिया कि असीन कर रहा है, चला अपन भी कुछ बना लेते, तो बना तो दिया, बट प्रॉब्लम ये है ऐसे ऐसे नमूने है ना अपने साथ, किसका सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे देखो सबसे पहला है नमूना पाकिस्तान, तो क्या मतलब क्या कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। और दूसरा एक थोड़ा प्रॉब्लम अपने लिए, तो श्रीलंका भी इज वन ऑफ द इश्यू फॉर इंडिया। तो हम ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बना के बैठे, जैसे होता है ना, ऐसे लोग के साथ तुम घूमने जा रहे हो जिसमें दो लोग से तुम बात नहीं करते, तो यार कैसा सक्सेसफुल होएगा। इसके लिए इंडिया का जो सार्क के जो फॉर्म हुआ है, इसका फेलियर बहुत बार देखा गया है, बिकॉज ये सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होता है। बिकॉज जब इंडिया इसकी मीटिंग कंडक्ट करेगा तो पहले पाकिस्तान बोलेगा इंडिया ने बुलाया ना, मैं नहीं आएगा। फिर पाकिस्तान बुलाएगा तो इंडिया क्या बोलेगा, मैं भी नहीं आएगा, बराबर, बस यही चलते रहता है। तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो। चलो उसके बाद आ जाओ सीधा G20 पे, बाकी सब कट। अच्छा, इसमें है ना फीचर्स जो था ना, मतलब उसमें देखो पेज नंबर 4 पे था एम्स असीन के, वो सेम एम किसका भी है, सार्क का भी है। बस सार्क में एक चीज और ऐड की है, नो वॉर बिटवीन द कंट्रीज, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान है ना, तो ये पहला पॉइंट डालना पड़ेगा, नो वॉर बिटवीन द कंट्रीज, मतलब कुछ भी हो जाए कंट्री एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेगा। अब देखो कैसा टाइम पास है ये, 1985 में ये बनाया हमने, और क्या डिसाइड किया था, वॉर। और 99 में हमने कारगिल वॉर किया पाकिस्तान के साथ, मतलब ये बनाने का फायदा भी क्या है, कुछ नहीं, मानना तो है नहीं वैसे भी, बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज G20। G20 इज ग्रुप ऑफ 20। अब यहां पे ना ध्यान से सुन लो पहले, G20 वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, बट इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है, खाली 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है इसमें, बराबर। इसको इतना पावरफुल माना जाता है, इधर सुन लो पहले, कि इतना पावरफुल है ये कि जितना वर्ल्ड का इकोनॉमी है ना, उसका 80% इकोनॉमी ये खाली 20 कंट्री से है, बराबर। तो ये सबसे पावरफुल ग्रुप है,
करंटली 2023 में इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ G20। इसके लिए तुमने देखा, सडनली देखो हाईवे पे लाइट्स लगाई, हर गली में लाइट्स है, वो स्ट्रीट लाइट के पोल पे बराबर। सडनली क्लीनलीनेस मेंटेन होना चालू हो गया हाईवे ऑन ऑल। झोपड़पट्टी एरिया था ना, वो सबको कर्टन से कवर कर दिया था, बिकॉज इंडिया में मीटिंग है। इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 करंटली 2023 का। तो हर एक इवेंट, हर एक मीटिंग है ना, यहाँ पे होएगा। तो अभी जैसे मुंबई में एक मीटिंग हो गया, एक मीटिंग गुजरात में कच्छ में हो गया, अभी एक मीटिंग कोलकाता में होने वाला है, फिर एक मेघालय में होगा, एक असम में होएगा, दिल्ली में हो चुका है। तो अलग अलग जगह पे मीटिंग्स हो रही है आज। और G20 मतलब 20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और यहाँ पे मीटिंग करेंगे। अलग अलग सेक्टर के लिए मीटिंग होता है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर पे मीटिंग होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे मीटिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मीटिंग होता है, डेवलपमेंट पे मीटिंग होता है, हर एक फील्ड के लिए मीटिंग की जाती है बराबर। टूरिज्म पे मीटिंग होता है। तो इंडिया इज द चेयरपर्सन करंटली G20 का। अब G20 में कंट्री देखो कौन सी है, सबसे पावरफुल कंट्री हम लोग जिसको मानते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया इज अ साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। इतने हैं। ये पढ़ के खुशी होता है, एक कंट्री नहीं है, पाकिस्तान नहीं और इंडिया है, ये अलग खुशी है। बट इंडिया ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर तुम ग्रोथ वाइज, इकोनॉमी वाइज देखोगे तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आते हैं। तो ऑब्वियस यार इंडिया का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया देखो, यूरोपियन यूनियन डाला है। यूरोपियन यूनियन में जितने भी यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज है ना, सब आ गए। तो वैसे देखने जाओगे तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज है, तो ये एक्चुअल 20 कंट्रीज नहीं होती है, ज्यादा होती है। बट वो लोग यूरोपियन को एक ही मानते हैं कि पूरी कंट्री मतलब इतनी सारी कंट्री होगी तो वो एक ही है। तो ये 20 कंट्रीज का ग्रुप है, इसको मोस्ट पावरफुल ग्रुप मानते हैं वर्ल्ड का। उसमें देखो नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ द G20 पे आओ, उसमें फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो, G20 वाज फॉर्म इन द ईयर 99। चलो उसके बाद आ जाओ बस सीधा नेक्स्ट पेज पे, बिम्स्टेक। अच्छा, बिम्स्टेक देखो क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो ऊपर लिखा है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये उसका नाम है। शॉर्ट में बोलते हैं बिम्स्टेक। तुमने देखा होगा बे ऑफ बंगाल किधर आया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, पता है ना किधर आता है। थैंक यू। हाँ, तो कुछ लोग बोलेंगे मुंबई के इधर है। तो देखो ये क्या किया, जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल से जितनी भी कनेक्टेड कंट्रीज है ना, बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड आता है इंडिया, बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड आता है म्यांमार, ऐसी सब कंट्रीज को मेंबर बना दिया, बांग्लादेश, ये सब कंट्री को मेंबर बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या था देखो, कोई भी कंट्री जब ट्रेडिंग करता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, या तो वो वाटरवेज यूज करेगा या तो वो एयरवेज यूज करेगा। अब तुम बे ऑफ बंगाल देखोगे ना, इसका मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया ना इंडिया में आता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, सोचो कल अगर बांग्लादेश श्रीलंका को ट्रांसपोर्टेशन करता है, कोई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए वाटरवेज इज वेरी कन्वीनियंट, वो बे ऑफ बंगाल यूज करेगा। कल इंडिया ने बोला कि बे ऑफ बंगाल है ना हमारा है, कोई भी दूसरी कंट्री इसको यूज नहीं करेगा, या हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे इस एरिया को, तो सोचो ट्रांसपोर्टेशन कितना खराब होएगा। अभी आज जैसे देखो प्रॉब्लम यही है एयरवेज में ना, अगर जैसे समझो तुमको अफगानिस्तान जाना है ना, पहले अफगानिस्तान जाना है ना बहुत इजी होता था बाय फ्लाइट। इंडिया से टेक ऑफ करेगा फ्लाइट मुंबई से, फ्लाइंग ओवर द पाकिस्तान एंड लैंडेड टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने ना अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिया,
कि कोई भी इंडियन कमर्शियल फ्लाइट और वॉर फ्लाइट नहीं आएगा हमारे स्पेस में, हमारे जोन में नहीं आएगा, और आया तो उड़ा देंगे। बराबर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर अफगानिस्तान जाना ना, फिर रूट थ्रू दुबई, तो रूट लंबा हो गया, रूट लंबा हो गया तो टिकट महंगा पड़ता है। पहले अफगानिस्तान का टिकट बहुत सस्ता मिलता था, अब अफगानिस्तान उतना ही महंगा हो गया है, बिकॉज रूट पूरा घूम के जाना पड़ता है। वैसे ही अफगानिस्तान के आगे कजाकिस्तान आता है, अगर उधर भी जाना है तो भी सारा पूरा ऐसा रूट यू टर्न मार के जाना पड़ेगा आपको। हाँ, हम लोग ने भी फिर बैन किया है, हम भी अपना एयर स्पेस उनको नहीं देते। तो अगर समझो जैसे कोई पाकिस्तान से श्रीलंका जाना चाहता है ना, तो पहले वो इंडिया पे फ्लाई करके चला जाता था, अब वो दुबई से रूट करके, दुबई से पूरा ऐसा नीचे कन्याकुमारी से ऐसा यू टर्न मार के जाएगा, बिकॉज हमने भी अपना एयर स्पेस बंद किया है। बराबर। तो ये डिस्प्यूट है, इसकी वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हर एक कंट्री दूसरी कंट्री का एयर स्पेस यूज करता है। बराबर। बीच में था, वापस चालू किया था, फिर वापस बंद किया, तो ये ऑन ऑफ चलते रहता है उनका। बराबर। हाँ, कभी ऐसा सिचुएशन आया ना, जैसे एक बार, एक नहीं 2 बार हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर 22 में ही हुआ था। इंडिया से कोई फ्लाइट गई थी उड़ के, तो वो लोग थे नियर पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब वो लोग कहीं से टर्न मारने वाले थे, बट टेक्निकल इश्यू आया और नियरेस्ट एयरपोर्ट था कराची। अब तो घुसना ही पड़ेगा, और तुम अगर नहीं घुसे और दूसरा एयरपोर्ट ढूंढने बैठे, तब तक क्रैश हो सकता है प्लेन। तो वहाँ की एयर स्पेस से कनेक्ट किया इंडिया ने और बोला ऐसा सिचुएशन है, हमको परमिशन दो एंट्री करने के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो प्लेन क्रैश होएगा। तो उन्होंने 2 बार फिर हमको परमिशन दिया और फिर हम लोग ने वहाँ पे लैंड किया था। बराबर। बट अदरवाइज हम लोग उनका एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और सेम वैसे, बट जनरली कैसा होता है ना, कुछ कंट्री का जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा होता है ना कि एयर स्पेस यूज, ये लोग क्या करते हैं, एविएशन रूल्स में ऐसा है कि तुम कोई भी कंट्री का एयर स्पेस यूज करते हो ना, तुमको उसको पैसा देना पड़ता है, पर फ्लाइट के हिसाब से चार्ज लेते हैं वो लोग, क्योंकि तुमने उसका एयर स्पेस यूज किया है। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है ना, इंडिया भी अच्छा खासा पैसा कमाता है इससे। बराबर। दुबई तो सबसे ज्यादा कमाता है, बिकॉज तुम कोई भी फ्लाइट पकड़ोगे ना, दुबई से ही रूट होके होती है। दुबई इज द काइंड ऑफ जंक्शन, जैसे अपने यहाँ पे कैसा मुंबई सेंट्रल इज द जंक्शन, चर्च गेट इज द जंक्शन, वैसा दुबई इज द जंक्शन। तुम लंदन जाओ, स्कॉटलैंड जाओ, तुम किधर भी जाओ, तुम्हारा फ्लाइट दुबई से ही निकलेगा। तो उधर तो हर फ्लाइट आती है। बराबर। बट बिम्स्टेक में इन्होंने मेन इंटेंशन यही रखा है कि बे ऑफ बंगाल को कोई ब्लॉक नहीं करेगा, कोई कंट्री ऐसा नहीं बोलेगा बे ऑफ बंगाल हमारा है, अगर तुमको इधर से ट्रैवल करना है हमारा कंट्री का परमिशन लेके जाओ। बे ऑफ बंगाल इज अ ओपन ओशियन, ठीक है, नेचुरल चीज है, किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं होना चाहिए। बट लकीली वो सब कंट्रीज उधर आती है जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, दैट्स वाई हमने इसको ओपनली यूज करने दिया है। सोचो अगर उधर पाकिस्तान होता तो अगर हम इधर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे, ठीक है। तो उसमें देखो मेंबर्स कौन कौन है, उसमें देखो 4th लाइन में लिखा है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड 2 फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग म्यांमार एंड थाईलैंड। इतनी कंट्रीज इसमें मेंबर है। ओके, उसके नीचे देखो सेक्टर लेड बाय द मेंबर स्टेट, हर एक फील्ड में है ना एक एक चेयरपर्सन बना है कि ये मैटर के लिए यू आर द लीडर, ये मैटर के लिए यू आर द लीडर। तो बांग्लादेश किसके लिए लीडर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, भूटान एनवायरमेंट के लिए, और भूटान को एनवायरमेंट के लिए बनाना बहुत सही है, बिकॉज ये कंट्री ऐसा है ना, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान में लिखा है कि पूरा भूटान का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है ना, उसका 50 या कुछ तो परसेंटेज है, 50 या 70% उतना ऑलवेज जंगल एरिया से कवर होना चाहिए, ऑलवेज। बराबर। मतलब वहां पे झाड़ तुम कट ही नहीं कर सकते। वहां का एनवायरमेंट देखोगे ना, देर इज नो एयर पोल्यूशन, वहां पे एवरेज लोगों की लाइफ है 105 110 एवरेज लाइफ है, इतना तो वो लोग आराम से जीते हैं। अपने यहाँ पे देखो 65 70 भी हुआ ना तो बस ना, अभी और कितना है कि नहीं, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो इंडिया,
पूरा सिक्योरिटी इंडिया का लीडरशिप में है। म्यांमार में एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। नेपाल में पीपल टू पीपल कांटेक्ट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट मतलब जैसे टूरिज्म आ गया वैसे सब चीजें। देन श्रीलंका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गलत इंसान को बनाया इन्होंने बट ठीक है। एंड थाईलैंड इज कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे इधर भी ना कनेक्टिविटी बहुत सही है, मैक्सिमम फ्लाइट थाईलैंड से भी रूट होती है, तो इसके लिए कनेक्टिविटी इधर से रखा है। तो ये हर एक कंट्री एक एक सेक्टर के लीडर्स है, और जो वो लोग रूल बनाएंगे दैट इज द ड्यूटी ऑफ अदर कंट्री टू फॉलो द सेम। समझा? सार्क का फुल फॉर्म साउथ अफ्रीका। अभी इधर देखो, इधर इधर बिम्स्टेक, ये मत पूछो। हाँ, बे ऑफ बंगाल आगे जाने दो। असीन, असीन असीन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आईएमएफ मॉनेटरी फंड, ठीक है। चलो उसमें नेक्स्ट देखो पर्पस, पर्पस वही लिख इमेज असीन, जो पर्पस असीन के थे वही ऑलमोस्ट सेम है इधर भी। उसके बाद सीधा खुदी मारो पेज नंबर 12 पे, बीच का सब उड़ाओ। कम टू एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो नाम ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया का कोई भी कंट्री कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए अगर पैसा लेना चाहता है तो वो किससे पैसा ले सकता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड नॉट ओनली कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा ले सकती है। जैसे समझो कर्नाटका गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अपने को ना यहाँ पे वाटर इश्यूज बहुत है कर्नाटका में, तो पानी का इश्यू सॉल्व करने के लिए ना अपने को 500 करोड़ का लोन लगेगा। तो 500 करोड़ का लोन वो लोग किससे जाके ले सकते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हैं, बराबर। तो इट इज ओपन टू एवरी एशियन कंट्रीज। कोई भी एशियन कंट्रीज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए पैसा लेना चाहता है तो किससे लोन ले सकता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अंडरलाइन करो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पहले कम टू पेज नंबर 43। स्टार्ट, स्टार्ट। अच्छा देखो इसमें आता है लैंग्वेजेस एंड द नेशनल सिंबल। इंडिया का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, याद है रे? क्या बात है, इंडिविजुअली पूछना चाहिए था मेरे को। फ्रूट, ठीक है। फादर, मदर, याद है ना सब? ठीक है। चलो लैंग्वेज इसमें आ जाओ। उसमें देखो 7151 languages are spoken in the world, and interestingly just 23 languages account for the more than a half of the world's population. वर्ल्ड में ना 7151 लैंग्वेज है, बट 23 लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा यूज होती है, और इतनी यूज होती है कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड का पॉपुलेशन सिर्फ 23 लैंग्वेज पे ही जिंदा है। मतलब कुछ लैंग्वेजेस तो ऐसी है जो शायद कोई यूज भी नहीं करता है। ऐसा माना जाता है इफ यू नो 5 और मोर लैंग्वेज देन योर IQ लेवल इज वेरी हाई। बट गिन लो, पहले गिनने से पहले लैंग्वेज रीड एंड राइट दोनों। अब गिनो। तो वो लैंग्वेज गिनते ही नहीं है। हाँ हाँ, बट ऐसा IQ की मैं बात कर रहा हूं ना, उसकी बोल रहा हूं मैं, उसमें ऐसा होता है। हिंदी आता है लिखना बोलना, चलो एक आता है। मराठी आता है लिखना बोलना, ओके। इंग्लिश आता है लिखना बोलना, 3 तो सबको आता है, और किसी को चौथा आता है? गुजराती लिखना आता है और बोलना
कैसे? ओ, एसयूवी कौन सा वाला? ओ, और किसी को आता है गुजराती कैसे? अरे ऐसा नहीं रे, मतलब लिखना आता है? लिखना भी आता है? बोलना तो चल आता ही होएगा गुजराती। बाकी लोग तीन है ना सब? फ्रेंच, गुजर गुजराती लिखना भी आता है? मेरे को भी गुजराती लिखना आता है, मेरे को लिखना बोलना दोनों आता है। हाँ, क्या बोला? लिख के बताओ। अबे मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा है। नहीं, अप टू 10th स्टैंडर्ड। आई एम फ्रॉम गुज्जू मीडियम। क्या हुआ? फिर तो आएगा ही ना यार, मतलब मेरा तो गुजराती लेवल का भी है। मतलब मैं गावटी इन द सेंस, ऐसे लिखते हैं ना हैवी लैंग्वेज गुजराती, जो नॉर्मल लोगों को समझता नहीं है, हैवी वर्ड्स, वो सब भी आता है। अब गुजराती मीडियम से होएगा तो आएगा ही ना रे। छोड़ो, बट तुम्हारा आईक्यू नहीं है अच्छा, जाने दो। जैसे ऐश्वर्या राय, शी नोज 6 लैंग्वेजेस, फिर भी शादी अभिषेक बच्चन से की है। बट उसको 6 लैंग्वेज आता है। अब तक इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, ऐसा हाईएस्ट एक ही पर्सन है जिसको शायद 8 लैंग्वेज आता है। अब पता है इसमें आईक्यू का क्या लॉजिक है? बिकॉज देखो, व्हेन यू से एनी सिंपल स्टेटमेंट ना, कभी कभी ना तुम उसमें मल्टीपल लैंग्वेज यूज करते हो, आधा इंग्लिश, आधा हिंदी, आधा गुजराती, आधा मराठी। मतलब तुम्हारा मेमोरी देखो, एक लैंग्वेज से तुम्हारा माइंड इतना शार्प है कि तुम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे बहुत इजीली शिफ्ट हो रहे हो। सोचो तुमको 8 लैंग्वेज आएगा तो तुम एक सेंटेंस में कितनी लैंग्वेज डालोगे, और इतना शफलिंग ऑफ द लैंग्वेज, ये बहुत हाई लेवल आईक्यू वाले ही कर सकते हैं। उसमें अगर तुमको चाइनीज आता है ना, ठीक है, खाने नहीं, हाँ बोलने और लिखने, तो वो बहुत अचीवेबल चीज है। बिकॉज चाइनीज इज द, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, बिकॉज दे डोंट हैव अ वर्ड्स, दे हैव अ ड्राइंग्स, पिक्चर्स। वो लोग का ड्राइंग्स होता है लैंग्वेज, इट्स नॉट देयर नॉर्मल लैंग्वेज। कोरियन भी काइंड ऑफ ऐसा ही है। फ्रेंच तो अब तो बहुत लोगों को आता है, फ्रेंच तो यार 12th में, 11 12th में फ्रेंच ले लेके सीख लिया, तो आई कांट, फ्रेंच इज यूजलेस। लूक पता है ना, लू, फ्रेंच किसको आता है? अच्छा, ओके, ठीक है। देखो अभी इसमें देखो, लैंग्वेजेस इन इंडिया, उसमें देखो ऑफिशियल लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें देखो, उसका फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे का पैराग्राफ देखो, द इंग्लिश, सॉरी, द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। इंडिया में ये 22 लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। मारवाड़ी नहीं है, अल्लाह ऐसा कैसा चलेगा? बट ये एक्चुअली सारी वो लैंग्वेज है जो रीड एंड राइट दोनों होता है। जैसे देखो कच्छी लैंग्वेज होता है, वो खाली बोलते हैं, लिखते नहीं है कभी। हाँ हाँ, सेम एज मारवाड़ी, जो खाली बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट अनदर और बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। देखो जब दो स्टेट गवर्नमेंट बात करेगा ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज बैरियर। सब जो गुजरात और तमिलनाडु बात कर रहा है, उधर से हाँ केम सो, और उधर से पता नहीं क्या बोलेगा ये, तो फिर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाएगा दो स्टेट के बीच में। तो इसके लिए ये लोग ने क्या डिसाइड किया है, हर स्टेट चाहे ना 2 ऑफिशियल लैंग्वेज रखेगा फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। एक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए विच इज इजीली नोन टू एवरी पर्सन, हिंदी और इंग्लिश। इनफैक्ट तुम जैसे केरला जाओगे ना, वहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, ड्राइवर भी तुमसे इंग्लिश में बात करेगा,
बराबर। और अपने यहाँ पे देखो इंग्लिश बोला तो मतलब एकदम अलग लेवल का है वो, ऐसा हम लोग मानते हैं। बट फॉर देम इट इज वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट इतना हाई है, तो वहाँ पे इंग्लिश उनकी कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इज, सीधा आ जाओ लैंग्वेजेस इन न्यूज, उसमें अंडरलाइन करो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, बाजू में लिख दो 21 फेब। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 फेब। उसके बाद सीधा आ जाओ सामने, नेशनल हिंदी दिवस। इंडिया में हिंदी दिवस सब मनाया जाता है 14 सितंबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एथलॉग, हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इतना कॉमन है हिंदी भी, हाँ बराबर। फर्स्ट इंग्लिश है एक, हाँ शायद फ्रेंच होगा या कोई और होगा, थर्ड हिंदी है। इतना कॉमन लैंग्वेज है। देन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन दिस डे प्रेजेंट राज्यसभा अवार्ड इन द दिल्लीज विज्ञान भवन टू दोज हु हैव द कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू ग्रोथ एंड द प्रमोशन ऑफ द हिंदी। मतलब उनको अवार्ड दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे देख लो यार, क्या बोलूं उसमें मैं। वो जो बीच में सर्कल होता है, अंदर स्पोक्स होते हैं, अशोक चक्र जैसे, उसमें कितने स्पाइक्स होते हैं पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 24? डोंट से दैट एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक मिनट, वो तो सबको पता है, तो इसमें डालने की जरूरत क्या है? भूल जाओ कभी तो याद दिलाने के लिए। व्हाट इज द, मत पढ़ो, नहीं लिखा है अंदर। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट 24 लाइन्स? चक्र है तो लाइन डालना था तो डाल दिया, तो 12 भी डाल सकते थे ना। ऐसा ऐसा किधर लिखा है चक्र में 24 ही होता है? नहीं, क्या क्या नहीं, दिखने में अच्छा दिखता है, ऐसा भरा हुआ लगता है, तो खाली खाली दिखता इस। हाँ हाँ, क्या? अरे बोलना, रॉन्ग तो रॉन्ग, देख सब लोग तो क्या क्या फेंक रहे हैं, तू भी फेंक दे। बोल बोल। नहीं, द लॉजिक इज दैट 24 आवर्स होता है, एंड यू सुन लो, पूरा सुन लो, रिएक्शन मत दो पहले। 24 आवर्स होता है, सो ईच एंड एवरी पर्सन का ड्यूटी बनता है टुवर्ड्स द कंट्री फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट टू वर्क 24 आवर्स कंटिन्यूसली। हाँ, वो नहीं गिना है इसमें। चलो उसके बाद देखो नेशनल करेंसी, देखो इसको डेवलप किया था 2010 के आसपास, बराबर। उसके पहले ना इंडिया का कोई करेंसी का लोगो ही नहीं था, जैसे डॉलर होता है, यूरो होता है, पाउंड होता है, बट रुपीज का कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने ये डिजाइन किया है, बराबर। उसमें उस पर्सन का नाम लिखा है जिसने बनाया, नहीं लिखा है, जाने दो, छोड़ो फिर। अच्छा नेक्स्ट देखो स्टेट एम्बलेम, इसमें कितने टाइगर्स होते हैं, सॉरी कितने लायंस होते हैं? 4, पता है ना? 3 विजिबल है, हाँ। इसमें भी पता है चेंज हुआ है, तुमको नहीं पता ये चीज? इसमें ना दिखेगा नहीं इतना, रुक जाओ। कभी ना गूगल मार के देखना, जो पुराना स्टेट एम्बलेम था ना, उसमें जो लायंस थे ना, उसका मुंह है ना बंद था। हाँ, अभी जो किया है ना उसमें माउथ ओपन किया है। देखो ऐसा डालो, बिफोर एंड आफ्टर स्टेट एम्बलेम। बिफोर एंड आफ्टर डालना बे, है ना? और ये चेंज किया मोदी गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ, अभी इसका भी लॉजिक देखो, अभी इसमें भी है ना कुछ
लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। मुंह बंद था ना तो ऐसा लगता था इंडिया शांत है, वी आर नॉन वायलेंट, इट इज अ काइंड ऑफ दैट मैसेज। बट मोदी ने ऐसा बोला, लायन का मुंह ना अपन ओपन करते हैं कि वी आर ऑल्सो एग्रेसिव, अगर कोई हमारी मारेगा तो हम भी मारेंगे। तो इसके लिए उसने वो चेंज किया। तो कुछ लोग है ना इस चीज को क्रिटिसाइज कर देते कि इंडिया कभी ऐसा था नहीं कि इंडिया एग्रेसिव कोई चीज का एक्शन ले या कुछ आंसर दे, बट गवर्नमेंट ही ऐसी है तो उन्होंने कर दिया ये चीज। बात तो बहुत सही है, करना ही चाहिए था। गलत है ये? नहीं नहीं यार, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। नहीं नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो इंडिया का मतलब एक इमेज बनता ही है। अभी जैसे फ्लैग क्यों जरूरी है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज होता है। उसके बाद देखो पीकॉक होता है, पीकॉक इंडिया का। अच्छा, ये जो फीदर्स फीदर्स वाले होते हैं वो मेल होता है कि फीमेल होता है? वो अलग ही ब्रीड है। हाँ, ये जो होते हैं ना ये मेल होते हैं। और इनका भी स्टोरी पता है, ये ऐसा पंख वंख फैला के नाचते वाचते टू इम्प्रेस फीमेल, फिर आइटम पटती है, फिर इन लोग में भी ऐसा होता है बोलो। पापड़ वेल्ले पड़ते हैं, ऐसी नहीं पड़ती आइटम इनकी भी। चलो उसके बाद देखो नेशनल फ्लावर। अच्छा, व्हाट इज द व्हाई इंडिया सिलेक्टेड लोटस एज द नेशनल फ्लावर? हाँ, कि तुम्हारे आजू बाजू किच्चड़ भी रहेगा ना, जैसे मैं किच्चड़ के बीच में भी बैठा हूं अगर, तो मैं अच्छे ग्रो ही करेगा, मेरा अपना प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए। किच्चड़ में रह के तुम भी किच्चड़ मत बन जाओ। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज ओलंपिक सिंबल। अच्छा, ओलंपिक सिंबल में देखो टोटल 5 रिंग है। 5 रिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बट दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसका मतलब भले दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, दे हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जैसे उसमें देखो सेकेंड लाइन में देखो क्या लिखा है, 5 डिफरेंट कलर्स व्हेन यूज्ड एज अ 5 कलर वर्जन दीस कलर्स शैल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में देखो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। इसमें तो एक भी नहीं दिखेगा। हाँ, बट ये उसका ओरिजिनल कलर है। चलो उसके बाद देखो वो नीचे देखो कुछ फोटोज है, ये सब स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ओलंपिक में। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड द ऑनर्स। स्टार्ट। ओके, तो ये कौन से ईयर का होगा? 21 होगा ये आई गेस। नहीं, इन द ईयर 22। देखो ये 22 का अवार्ड है। लास्ट पैराग्राफ में देखो लिखा है सेकेंड सॉरी थर्ड लास्ट लाइन, अभी है ना 23 भी डिक्लेयर हो गया है पद्मा अवार्ड्स। तो ये बहुत पुराना है बराबर। जैसे 23 में राकेश झुनझुनवाला को अवार्ड दिया था, रवीना टंडन को अवार्ड दिया है बराबर। तो वो सब ये सब आउटडेटेड है। अभी जैसे देखो तुम वहां पे देखोगे ना पद्म विभूषण, उसमें देखो सेकेंड वर्ड में लिखा है, सेकेंड नाम के नीचे पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ दिया जाता है, मरने के बाद उसकी फैमिली मेंबर को देते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला को जो अवार्ड दिया ना वो उसकी डेथ के बाद दिया उसको बराबर। तो ऐसा नहीं है कि इंसान जीते जी अवार्ड कमाएगा, मरने के बाद भी अवार्ड मिलते हैं। अब देखो अवार्ड में ना इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड देता है ना, वैल्यू उसकी होती है। अदरवाइज तो ये भी अवार्ड देता है, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, मानिक चंद पान मसाला अवार्ड, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू है वो बराबर। वैल्यू ये अवार्ड्स की होती है। इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड जो होता है ना वो है भारत रत्न। भारत रत्न एक साल में 3 ही दिए जाते हैं, और वो 3 ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सबसे बेस्ट कोई भी पर्सन है इन एनी फील्ड, उनको अवार्ड मिलता है भारत रत्न अवार्ड। बट एक साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न अवार्ड गवर्नमेंट नहीं देता है किसी को।
मैक्सिमम लिमिट इज 3। और जरूरी भी नहीं है 3 ही देना है, कोई टैलेंटेड नहीं मिला तो 2 दे दो, 1 दे दो, वो भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आता है इंडिया में पद्म अवार्ड्स। अच्छा, पद्म अवार्ड्स में ना 3 कैटेगरी होता है। हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण, उसके नीचे पद्मश्री। बराबर। इसको है ना ओरिजिनल नाम होता था जो पद्म विभूषण था ना, उसको बोलते थे पहले पहिला वर्ग, पहिला वर्ग। फिर पद्म भूषण को बोलते थे दूसरा वर्ग, और पद्मश्री को बोलते थे तीसरा वर्ग। बट ये नाम, क्योंकि देखो तीसरा वर्ग मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो थर्ड क्लास, तो इट साउंड्स वियर्ड। एक साइड तुम बोल रहे हो अवार्ड है और एक साइड बोल रहे हो थर्ड क्लास है, तो इसके लिए पूरा नाम चेंज कर दिया और इसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। अब ये भी सुन लो, हाईएस्ट अवार्ड है ना, सॉरी सबसे कम अवार्ड पद्म विभूषण देते हैं, उससे थोड़े ज्यादा पद्म भूषण देते हैं, और उससे भी ज्यादा पद्मश्री को देते हैं, मतलब पद्मश्री बांटते हैं। इसके लिए तुम नंबर्स देखो, पद्म विभूषण का 4 ही है, पद्म भूषण का 17 है, लेकिन पद्मश्री देखो कितने हैं, 107 है। एक ही ईयर में इतने देते हैं। लेकिन ये है ना, उन लोगों को दिया जाता है जिसने कोई भी फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनको अवार्ड दिया जाता है। वेदर इट्स एक्टिंग, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, रिसर्च, एजुकेशन, कोई भी फील्ड में तुमने अगर बेस्ट किया है, तुमको ये गवर्नमेंट अवार्ड देगा। एनजीओ वालों को भी, समाज सेवा, आर्ट, कोई भी फील्ड, सबको मिलता है। समझा? ये अवार्ड्स याद रखना। अच्छा, ये जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, सुन लो, ये जो भी अवार्ड्स दिया जाता है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। और ये अवार्ड सेरेमनी जो होती है, ये राष्ट्रपति भवन में होता है। तुमको स्पेशल इनविटेशन आएगा राष्ट्रपति भवन का, तुमको वहां पे बुलाएंगे और वहां पे तुमको अवार्ड देंगे। ये अगर अवार्ड तुम्हारी लाइफ में तुमको मिलता है ना, इसका मतलब तुम समझो कि यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक चीज ये भी करता है गवर्नमेंट, पहले तो किसको अवार्ड देना है ना, दे विल, मतलब गवर्नमेंट विल फाइंड कि किसको अवार्ड देना है। लेकिन ये लोग की एक वेबसाइट है जहां पे तुम खुद का नॉमिनेशन भी डाल सकते हो कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। देन दे विल डिमांड योर प्रोफाइल, तुमने अब तक किया क्या, कौन सी फील्ड में तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर दे विल कंडक्ट रिसर्च ऑन यू, और अगर उनको वर्थ लगा ना, देन दे विल गिव यू अवार्ड। जैसे विराट कोहली को भी अवार्ड दिया है, धोनी को अवार्ड मिला है, सैफ अली खान को अवार्ड मिला है, अभी रिसेंटली अजय देवगन को भी अवार्ड मिला था। ठीक है, रिसेंटली नहीं, काफी टाइम हो गया उसको भी। तो ये सबको अवार्ड्स मिलते हैं, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में आई थिंक शिखर धवन को भी मिला है। बराबर। ये 3 कैटेगरी के अवार्ड्स है। हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, एंड लोएस्ट इज पद्मश्री। तो ये लिस्ट मत पढ़ना, आउटडेटेड है, ये 22 का है, तुमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये मूवी इंडस्ट्री में दिया जाता है। बराबर। और ये मूवी इंडस्ट्री में दिया जाता है, अगेन जैसे मैंने बोला, मूवी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे अवार्ड्स देते हैं, जैसे आईफा अवार्ड्स एंड ऑल, बट उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू दादा साहेब फाल्के अवार्ड की है। अच्छा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, ये दादा साहेब फाल्के के नाम पे स्टार्ट हुआ है। जैसे देखो, उन्होंने, अंडरलाइन करो 3rd लाइन में, फर्स्ट इंडिया की मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र इन 1913, और उन्होंने अपनी लाइफ में 95 मूवीज, 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी इन 19 इयर्स। और उसके बाद अंडरलाइन करो, ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1969 में, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, देखो नाम लिखा है देविका रानी, शी वॉज एक्ट्रेस, उसको ये अवार्ड दिया था। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लाइन पे आओ, सेकेंड पैराग्राफ की, अवार्ड में दिया क्या जाता है, स्वर्ण कमल गोल्ड का लोटस दिया जाता है गिफ्ट में, एंड कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज, सर्टिफिकेट, सिल्क स्क्रोल एंड शॉल। सिल्क स्क्रोल मतलब ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, अभी सिल्क स्क्रोल होता है,
वो पता है पुराने जमाने में ऐसा वो कोई इंफॉर्मेशन लाते सब पढ़ते थे खोल के, हाँ ऐसा, उसमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वो प्रिंटेड होता है, तो लोग उसको फ्रेम करके लगाते घर पे फिर। हाँ ठीक है, ये सब तुमको मिलेगा। अब देखो किसको किसको ये मिला है इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83, एक्ट्रेस कृति सेनन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन आशा पारेख, बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा, देन कियारा आडवाणी। ये सब तुमको नाम एक बार देख लेना। नेक्स्ट पेज पे देखो, सामने वाले पेज पे 54 पे टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड, छोड़ो, उसको भी अवार्ड दिया है। हाँ उसके देखो ना नीचे, एक्ट्रेस में भी रूपाली गांगुली को भी दिया है, मतलब रोने धोने पे भी अवार्ड मिलता है इंडिया में। किसको? अच्छा ओके, तुम्हारे हिसाब से अच्छा नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से अच्छा होना चाहिए। हाँ ये लोग एक्चुअली ऐसी मूवी पकड़ते ना जिसमें इंडिया का तारीफ किया है, इंडिया का अच्छा दिखा है, या ऐसा कुछ है ना, जैसे देखो शेरशाह 83, तो ऐसे सबको रिकॉग्निशन ज्यादा मिलता है। पुष्पा तो पता नहीं वो पता नहीं। जैसे अभी फिल्म ये नेशनल अवार्ड इसको मिला था तानाजी, बिकॉज वो एक अच्छा स्टोरी हिस्ट्री था। चलो नेक्स्ट 54 पे वो आईसीएसआई वो सब कट कर दो। सीधा जंप मारो पेज नंबर 60 पे, बीच का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा उसमें देखो 60 पे है ना, ये मार्क करना है भगवत रामानुजाचार्य मैसेज। देखो ये एक पर्सन है ना जो रामानुजाचार्य स्वामी है ना, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल गुरु है, और उसका है ना इंडिया में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है, जैसे इस्कॉन की जितनी वैल्यू है इंडिया में, ठीक है, बस वैसा ही कुछ वैल्यू इसका समझो। जैसे इस्कॉन दे आर एक्चुअली फॉलोअर्स ऑफ कृष्णा, एंड इस्कॉन है ना दे जनरली बिलीव इन भगवत गीता। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट भगवत गीता इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट लाइफ। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि लाइफ अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, देन रीड वंस भगवत गीता। तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, यू हैव सॉल्यूशन फॉर दैट, और तुमको कभी लाइफ में कोई चीज से टेंशन या अटैचमेंट भी नहीं होएगा। मैंने काइंड ऑफ किया है, मतलब समझो ना, बट कैसा है ना वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कैसा है ना मार्केट में ना तुमको बहुत सारी भगवत गीता मिलेगी, बट अगर तुमको ओरिजिनल चाहिए टू बाय ओनली फ्रॉम इस्कॉन। बिकॉज कैसा है ना, कृष्ण भगवान ने जो स्टेटमेंट दिए थे ना, अब उन्होंने स्टेटमेंट संस्कृत में दिए थे, तो हर एक पर्सन है ना अपना मीनिंग निकाल रहा है, तो का मतलब ऐसा है, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो जो ओरिजिनल मीनिंग है ना, जो कृष्ण भगवान का एक्चुअल इंटेंशन था, वो तुमको इस्कॉन से ही मिलेगा। बाकी तो तुमको मार्केट में ऐसे बहुत बुक मिल जाएगी जो इजी भगवत गीता है, बट एक्चुअल में वो सही होती भी नहीं है काफी तो। बट एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तुम एक स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तुमको 4 बार डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो इंग्लिश भी है ना वो लेजेंडरी लेवल का इंग्लिश है, जो अपने जैसे लोगों के लिए, मतलब तुम कितना भी इंग्लिश पढ़ लो तुमको नहीं समझेगा वो। बट ऐसा माना जाता है कि वो बुक हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो पढ़ लेना चाहिए, बट पढ़ना बहुत मुश्किल है, और पढ़ के याद रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज उतना ईजी नहीं है वो। तो इसमें देखो उसने कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, ओवरऑल ओवरव्यू जिसको तुम बोल सकते हो, जैसे शेड योर ईगो, सर्व ऑल द beings as a service to God. Then
सर्व सोसाइटी विच इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोच रहा. देन नोबडी इज इनफेलिएबल, मतलब कि कोई भी इंसान है ना परफेक्ट नहीं होता है, हर एक इंसान मिस्टेक कर सकता है. देन फॉरगिव करो, ग्रजेस लेके कभी नहीं बैठना चाहिए. देन डू नॉट ह्यूमिलेट एनीवन, ऑब्वियसली बाय वर्ड्स बाय एक्शन कभी नहीं करना चाहिए. एंड व्हाट इज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस इज द प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड डीड. आज के जमाने में तुम देखोगे ना, ये धीरे धीरे लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं कि मेंटल पीस कितना इंपॉर्टेंट है. और एक बार तुम जैसा व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, तुम्हारा लाइफ जैसे स्टार्ट होएगा ना, धीरे 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 मेंटल पीस है ना खत्म होते जाएगा. देखो स्कूल में जब तुम थे ना, कोई भी बात का टेंशन था तुमको, लेकिन कॉलेज में आते चालू हुआ. अभी धीरे धीरे देखो जॉब पे जाओगे फिर चालू होएगा, शादी करोगे तो वो इंटू 3 हो जाएगा, बच्चे आएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा. हाँ तो बढ़ेगा ही ना टेंशन. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, एट द एंड यू आर स्टेइंग एट योर प्लेस, दैट पर्सन इज स्टेइंग एट हिज प्लेस. साथ में नहीं हो तो डिस्टेंस है ना झगड़ा कम कर देता है, ईगो कम हो जाता है, एंगरनेस कम हो जाता है, क्योंकि सामने शक्ल नहीं दिख रही है ना, झगड़ा करके शक्ल उसका ही दिख रहा है. तो पता है ना कुछ लोगों को ऐसा गुस्सा आता है, और ये बहुत ह्यूमन मेंटालिटी है कि गुस्सा आता है ना तो हमको उसका थोबड़ा नहीं देखना होता है, लेकिन तुमको 24/7 उसका ही थोबड़ा दिख रहा है, तो गुस्सा तो और आएगा ना फिर. तो वो नॉर्मल चीज है बहुत. और होता है जैसे एक बार इफ यू आर इन, तुम कभी देखो रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस करोगे, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप देयर आर मेनी पीपल हु ट्राई टू डोमिनेट, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, और वो होता है ना तो तुमको ऐसा लगता है मेरा फ्रीडम जा रहा है, और वो फिर बहुत दिमाग का दही करता है, क्योंकि तुमको तुम्हारे हिसाब से लाइफ जीने नहीं मिलेगा तो तुमको और बोर होएगा. हाँ हाँ हाँ. हाँ मतलब पहले फैमिली का सुनो, उसको तो पहले फैमिली का सुनने का, फिर पार्टनर का सुनने का, फिर बच्चे आएंगे फिर उसका सुनने का, तो खुद का कब सुनने का, मरने के बाद. चलो नेक्स्ट. पेज नंबर उसके आगे का सब कट कर दो, सीधा जंप मारो, पेज 63 पे आओ. कुछ भी नहीं पढ़ना है. चलो उसमें देखो, उसमें एक नया रूल है जो अभी इंप्लीमेंट होएगा जून 2023 से, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ये एक्चुअली 2020 में बना दिया था, 21 में इंप्लीमेंट करने वाले थे, लेकिन कोविड कोविड के चक्कर में रह गया. अब फाइनली जून 23 से एप्लीकेबल होएगा, बराबर. और इसके अंडर तुमको ये शायद एप्लीकेबल डिग्री के लिए हो जाएगा ना, तुम्हारा डिग्री 4 साल हो जाएगा. दुख दर्द, डिग्री 4 साल हो जाएगा. हाँ हर कोई डिग्री 4 इयर्स हो जाएगा. हाँ मतलब डिग्री 4 हो जाएगा, मास्टर एक ही साल में हो जाएगा. तो वही 3+2 होता था, अभी 4+1 होएगा, तो 5 ही हो रहा है अल्टीमेट. हाँ वो है. ठीक है, तो इसमें जो जो मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं ना वो खाली पढ़ लो. सेकेंड, थर्ड, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो तो नहीं करेगा मैं. 10, 12, 14, 15, बस हो गया. हाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लिख के रखो वहां पे. रेशियो रे,
देखो व्हाट इज जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? गवर्नमेंट ने ना एक चीज ऑब्जर्व किया है स्पेशली इन द रूरल एरियाज में, कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर, नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में वो एक प्रॉब्लम क्या होता है, समझो बच्चे पास हुए तो नेक्स्ट ईयर 100 आने चाहिए थे, समझो है खाली 95, तो 5 कम हो गए। आइडेंटिफाई करता है कि 5 गए किधर। देखो स्कूल नो इश्यूज, मतलब पढ़ तो रहा है, स्टेट चेंज किया बिकॉज ऑफ पेरेंट्स जॉब, अभी भी मतलब पढ़ रहा है, ठीक है। देखो फेल हो गया तो ठीक ही है, लेकिन कुछ बच्चे अगर ऐसे है ना बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन स्टडीज छोड़ते हैं, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा कि बच्चा इसकी वजह से एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर। वो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एवरी वो सेम नंबर्स होने चाहिए, वो रिड्यूस नहीं होने चाहिए, और अगर रिड्यूस होता है बिकॉज देन गवर्नमेंट विल सपोर्ट। चलो उसके बाद जो बीच में एक टॉपिक छोड़ा था उधर आओ। कुछ छोड़ा था कि नहीं? अरे ये है ना G7 और आरबीआई भी, अरे बहुत बाकी है अभी तो। पहले इधर आ जाओ, पेज नंबर 14। इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा इसका मतलब सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसमें नंबरिंग कर लो। नीति आयोग में लिखो 1, आरबीआई में लिखो 2, पेज नंबर 17, सभी में लिखो नंबर 3, सीसीआई में लिखो नंबर 4, पेज नंबर 21, पेज 21 सीसीआई नंबर 4, नेक्स्ट पेज नंबर 22 आईबीबीआई नंबर 5, पेज 21 सीसीआई 4, पता नहीं, 22 आईबीबीआई 5, बस ये 5 चीजें पढ़नी है। आरबीआई है और एक सेबी है रे। अबे गवार सीक्वेंस में ही होएगा ना बे। देखो इंडिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला आता है नीति आयोग, दूसरा आता है आरबीआई, तीसरा आता है सेबी, आता है सीसीआई एंड पांचवा आता है आईबीबीआई। ठीक है, पांच काम क्या है वो, जैसे नीति आयोग इंडिया में देखो तुमने, पता नहीं अभी वो पढ़ा भी होगा कि नहीं, 1950 में मे वालों तुमको तो पढ़ाया है मैंने इकोनॉमिक्स में, होता था election, ठीक है। इसको है ना बंद कर इन द ईयर 2014 जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, और मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन होता था ना, उसको ही जगह पे नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है एनआईटीआई, इज नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। है गुड क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू यू। नहीं है किधर, एक काम करो ना, लिख लो ना बाजू में, क्यों ढूंढ रहे हो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो गया, ट्रांसफरिंग इंडिया, तो इंडिया को ट्रांसफर दो।
अच्छा, तो लो, इसमें जनरली ये लोग क्या पूछते हैं, नीति आयोग किसकी जगह पे आया? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था? नीति आयोग कब बना? अब देखो, नीति आयोग को जब फॉर्म किया था ना, उसका सबसे बड़ा इंटेंशन एक ही चीज था कि जो नीति आयोग प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती थी ना, वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बहुत आउटडेटेड तरीके से लोग बनाते थे। वो लोग ने कभी अपग्रेडेड तरीके यूज ही नहीं किए। अब 2014 में देखो, प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम क्या होता था, 1951 से लेके 2013 तक प्लानिंग कमीशन ने प्लान्स बनाए। ये लोग है ना एक ही चीज पे बात करते थे, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी। मतलब तुम इतने साल से ये तीन में ही खेल रहे हो, तो कब सोचोगे एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, इनोवेशंस, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब सोचने का कब? क्योंकि तुमको तो इसमें तीन में ही टाइम लग रहा है, और ये तीन से तुम इतने साल हो गए बाहर ही नहीं आए, तो खत्म ना, अभी जाने तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसके लिए 2014 से दे डिसाइडेड कि हम लोग नीति आयोग बनाएंगे, और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चल रहा है ना, उस हिसाब से काम करने का। छोड़ो ये सब, हटाओ ये सब, पता नहीं शायद कभी सॉल्व भी नहीं होएगा, ये तो कभी सॉल्व नहीं होएगा, बराबर। इंडिया को समझा समझा के थक जाओगे, फिर भी वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो अब वो लोग ने ट्राई किया किस चीज पे, टॉक अबाउट एजुकेशन, टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज पे अभी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सब लोग, जो कंट्रीज इंडिया से बहुत आगे हैं, वो सब इसके भरोसे आगे आए। इसके भरोसे कोई आगे नहीं आने वाला है। देखो, जितना तुम प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करते रहोगे ना, तो सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से जा रही है फिर। और इंडिया में फिर पता है लोगों को क्या लगेगा, इंडिया में बिजनेस करना वर्थ नहीं है, इंडिया में स्टार्टअप्स का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रहा है उस फील्ड में। तो धीरे धीरे फिर ये सब चीज पे स्टार्ट हुआ, और ये सब कुछ चालू किया नीति आयोग ने। इंडिया 2018 में वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे था विद हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप इन अ ईयर। इतने स्टार्टअप इंडिया से आए थे। आज भी तुम देखोगे ना, इंडिया से कितने स्टार्टअप्स निकले। जोमैटो देख लो, अन अकेडमी, बाईजूस, शादी.com, लेंसकार्ट, ठीक है, ये जितने भी है स्टार्टअप्स, ये स्टार्टअप्स एक ऐसा टाइम था जहां पे इंडिया में बिजनेस करना है का एनवायरमेंट अच्छा बना ना, तब से ये लोग लाइमलाइट में आए। तुमने जोमैटो का नाम कितने साल से सुना है? 3-4 साल, शायद उससे पहले तुमने सुना भी नहीं था। जोमैटो का ये 15th या 16th ईयर है, बराबर। बट उस पर्सन ने ऐसे टाइम पे चालू किया था जहां पे इतना इंडिया में स्मार्टफोन, इंटरनेट नहीं होता था। तो वो क्या करता था पता है, बहुत कम कस्टमर टारगेट रखता था, कि जैसे एक लोकल एरिया हो गया, बस उसको पकड़ के बिजनेस करते हैं। पर जैसे जैसे उसका स्टार्टअप ग्रो करने लगा ना, आज वो 13 to 14 सिटीज में बिजनेस कर रहा है। तो ये एक एडवांटेज है। तो काफी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो एक बहुत छोटे, नेटफ्लिक्स का तुमने कितने टाइम से नाम सुना? 4-5 साल आई गेस। ये नेटफ्लिक्स का 28 या 29th ईयर है, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि ये सडनली लाइमलाइट में आके पैसा छापने चालू कर दे। 15 साल जोमैटो को भी लग गया, तब जाके वो आज ये लेवल पे पहुंचा है। तो ये सब एनवायरमेंट गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। गवर्नमेंट आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है सो दैट स्टार्टअप्स बहुत अच्छे से ग्रो करे। पहले के जमाने में स्टार्टअप को कोई लोन नहीं देता था। नीति आयोग में बैंक्स को बोला गया है कि तुम स्टार्टअप्स को भी लोन दोगे, बिकॉज देखो कोई भी स्टार्टअप है ना, मेजॉरिटी ऑफ द रीजन उनके फेल होने का एक ही होता है, पैसा। राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट तरीके से फंडिंग नहीं मिली। जैसे देखो चाय सुट्टा बार स्टार्टेड बाय 4 पीपल, 4 या 5 फ्रेंड्स या कजिन्स थे। वो लोग फ्रेंड्स थे शायद, हाँ। तो सब लोग ने घर से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, क्योंकि उन लोग के पास क्वालिफिकेशन कुछ था नहीं। तो सोचा ऐसा तो चलेगा नहीं, कुछ तो कमाना पड़ेगा। स्टार्टेड अ बिजनेस, चाय सुट्टा बार। करंटली देयर टर्नओवर इज मोर देन 100 crore, बराबर। मतलब, और वो एक ऐसा कंपनी आई गेस, ऐसा मैं मानता हूं कि जो चाय का ट्रेंड लेके आया। फिर उसके बाद देखो चाय वाले कितने आ गए, MBA चाय वाला,
और क्या क्या निकला है फिर, बराबर। बिकॉज एक चीज इंडिया में भी देखा कि जब एक कोई इनिशिएटिव लेता है ना, फिर पीछे लाइन लगता है। जैसे देखो जोमेटो आया ना, उसके बाद स्विगी भी आया था और उबर ईट्स भी आया था, फूड पांडा भी था, आई थिंक मैजिक पिन भी करके के अभी भी है, बराबर। तो एक स्टार्ट करता है ना और वो देख रहा है ना मार्केट बहुत सही है, तो दूसरे लोग भी हिम्मत करते हैं। जैसे देखो ओला उबर आया ना, उसके बाद तो कितने लोग आए, रैपिडो आया, काली पीली टैक्सी आया, उसके बाद सीईओ कैब्स करके एक है वो भी आया, ये सब लोग आए। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और ट्रेंड देखा ना कि बहुत सही चल रहा है, तो वे सब लोग आते हैं। बाईजूस ने एजुकेशन का चालू किया, उसके बाद देखो अन अकेडमी, वेदांतु और क्या क्या आ गया है, बराबर। तो यही चीज है इंडिया में। और देखो आज मैं भले मानता हूं कि बाईजूस जितना ये लोग नहीं कमाते होंगे, बट कमा तो रहे ना। और कोई भी एजुकेशन कंपनी ऐसा देखना कि इतना बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होएगा, वो कुछ तो डेफिनेटली कमाता है, ठीक है। तो ये मेन काम है नीति आयोग। तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा मार्क करो। और उसमें देखो मेन 4 पॉइंट लिखे। अच्छा, उसमें देखो मेन 4 पॉइंट है नीति आयोग में। उसमें देखो नीति आयोग है ना, मेन 4 चीज में काम करता है। ओ पब्लिक, इधर इधर पहला पॉइंट देखो, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अंडरलाइन करो थिंक टैंक। नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक बोला जाता है, बराबर। और ये लोग सबसे ज्यादा अभी फोकस करते हैं इनोवेशन पे। देखो इंडिया में है ना, पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कोई ऐसी चीज डेवलप करना जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया है। सो यू कैन से दैट किड्स दैट इज एन इनोवेशन। इनोवेशन में सबसे ज्यादा आगे कंट्री है जापान। और जापान जैसे देखो, जब तुम कोई इनोवेशन करते हो ना, तुम तुम्हारे इनोवेशन को रजिस्टर करोगे सो दैट नो वन कैन कॉपी। तो जो इनोवेशन रजिस्टर होता है ना, वो रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं, क्या करवाया उसका मैंने, पेटेंट करवाया, बराबर। और जापान और इंडिया का रेशियो देखो इन टर्म्स ऑफ पेटेंट। जापान का पॉपुलेशन होएगा ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं 15-20 करोड़ के आसपास। वो लोग एक साल में 12,000 पेटेंट रजिस्टर कर रहे हैं। 20 करोड़ का पॉपुलेशन, 12,000 साल के पेटेंट्स जो जापान में रजिस्टर होते हैं, हाँ एवरी ईयर। इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ और इंडिया में रजिस्टर होते हैं एक साल में 1300 पेटेंट। सोचो लेवल ऑफ एजुकेशन। वहां पे पीएचडी कर रहे हो ना, अगर कोई पर्सन वहां पे डॉक्टरेट करने जाएगा जापान में, तो उनका बेसिक क्राइटेरिया पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा, एक इनोवेशन करके दिखाओ। अगर तुमने इनोवेशन किया, पीएचडी डिग्री ऐसे ही दे देंगे तुमको। बिकॉज इंसान जब इनोवेशन करेगा मतलब कितना स्किल टैलेंट लगाया, तो उसको तो पीएचडी का डिग्री मिलना ही चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है, 4 एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, थोड़ा पैसा खिलाओ और डिग्री लेके जाओ। इंडिया में ऐसा चलता है, बराबर। तो इंडिया में इनोवेशन पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है, जो पहले इतना नहीं होता था। ये जस्ट बिकॉज ऑफ नीति आयोग है। तो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स मार्क कर लो। हाँ सब। अच्छा, उसमें देखो नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, चेयरपर्सन इज, हाँ, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, फुल टाइम मेंबर। अच्छा नीचे देखो सीईओ लिखा है, कौन है वो, नाम कट करो, उधर नाम लिखो आर सुब्रमण्यन। चलो उसके बाद नेक्स्ट 16 कट कर दो। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट इज आरबीआई। आरबीआई में देखो एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा अभी सुन लो, आरबीआई का फॉर्मेशन है ना कैसा होता है, मेन फॉर्मेशन में बताता हूं।
एक गवर्नर होएगा और बाकी 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे। 4 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द डेप्यूटी गवर्नर, उससे ज्यादा आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर नहीं रख सकता है। गवर्नर कितना? एक। और डेप्यूटी गवर्नर मैक्सिमम कितने? 4। अभी का देखो गवर्नर है शक्तिकांत दास और डेप्यूटी गवर्नर को एम के जैन, एम डी पात्रा, राव, एन टी रविशंकर। अच्छा देखो, कल अगर जैसे शक्तिकांत दास है, अगर वो रिटायर होता है तो एक आरबीआई गवर्नर की पोस्ट खाली हो गई और उधर तो एक ही आएगा। नाउ इट्स अ चॉइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो लोग क्या करते हैं, या तो किसी पर्सन को डायरेक्टली गवर्नर की पोस्ट पे बिठा देंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो ये 4 में से किसी को बिठाएंगे, मतलब काइंड ऑफ उनका प्रमोशन। बराबर। करंटली ऐसा माना जा रहा है कि अगर शक्तिकांत दास जाएगा तो उसकी जगह पे एमडी पात्रा आएगा, मतलब वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट अभी माना जा रहा है। समझा? तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा, बट अगेन देयर इज नो अश्योरिटी। ये सब कुछ रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर पे जाता है। आरबीआई का जो गवर्नर होएगा वो रेकमेंड करेगा किसको बिठाना चाहिए। ये नाम सब याद रखना। गवर्नर एक है, डेप्यूटी गवर्नर मैक्सिमम 4 होते, उससे ज्यादा नहीं होते। हाँ, कम चलेगा। अच्छा, ओरिजिनल जो आरबीआई का हेड ऑफिस होता था वो देखो लिखा होगा कहीं पे, कलकत्ता में था, एंड देन लेटर ऑन इट इज शिफ्टेड टू मुंबई। मुंबई में देखो 1937 लिखा है, 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया। तो ओरिजिनल हेड ऑफिस आरबीआई कहां था? कलकत्ता, और देन लेटर ऑन मुंबई। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज सेबी। देखो दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें चेयरपर्सन का नाम लिखा है रे, मधाबीपुरी बुच। अच्छा सुन लो, इंडिया में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, प्लस और भी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, ये हर एक स्टॉक एक्सचेंज में ये जो अथॉरिटी है इसका सुपीरियर अथॉरिटी होता है सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलेगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? सेबी डिसाइड करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी इसमें ना प्रॉब्लम देखो क्या था, इसको ना एस्टैब्लिश किया था 1992 में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 92 में। तो जब उसने शेयर मार्केट से रिलेटेड स्कैम किया था ना, देखो 92 से पहले है ना हर्षद मेहता ने स्कैम चालू कर दिया था। उस टाइम पे ना शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला उसका सुपीरियर अथॉरिटी, इट्स अ काइंड ऑफ कोर्ट है, एक टाइप का कोर्ट ही समझो इसको भी। तो ऐसा कोई था ही नहीं। तो उस टाइम पे कैसा होता था, कोई गलत भी कुछ कर रहा है ना, कुछ एक्शन ही नहीं होता था उस पर। बट धीरे धीरे करके 92 में ये जब बना, बट 92 में भी जब बना ना, हर्षद मेहता ने इतना स्कैम किया था ना कि सेबी को भी नहीं समझ रहा था ये स्कैम है कि नहीं है, बिकॉज सेबी वॉज जस्ट एस्टैब्लिश्ड। और सेबी को भी जब कंप्लेन किया गया था ना कि हर्षद मेहता इज डूइंग स्कैम, और ये किया था, तुमने अगर सीरीज देखा होगा तो वो न्यूज रिपोर्टर ने, ठीक है, एडिटर ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी उसने किया था। तो उसमें भी सेबी ने ऐसा बोला था हमको नहीं पता ये स्कैम है कि नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस अबाउट और अगेंस्ट हर्षद मेहता। तो उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया था, बिकॉज उस टाइम पे जस्ट वो एस्टैब्लिश हुआ था। आज अगर तुम कोई भी शेयर मार्केट रिलेटेड स्कैम करते हो, कांड करते हो, कुछ भी, तुम पे एक्शन कौन लेगा? सेबी लेगा। सेबी का काम है शेयर मार्केट को हेल्दी तरीके से चलाना, इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबना चाहिए, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान सेबी देता है। ठीक है, तो उसमें वो अंडरलाइन करना, उसका नाम मधाबीपुरी। चलो उसके नीचे का सब कट कर दो, सीधा जंप मारो सीसीआई पेज 21। चलो कम टू सीसीआई। अभी देखो इसका नाम फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मेन इसका रोल क्या होता है? इंडिया में है ना मल्टीपल बिजनेस है और हर एक बिजनेस विल ट्राई टू टेक मोनोपोली इन द बिजनेस। देखो मोनोपोली से फायदा क्या मिलेगा मेरे को? अगर मैं अकेला सेलर हूं ना, सोल सेलर इन द एंटायर मार्केट, जैसे देखो रेलवे है, देयर इज नो अदर कॉम्पिटिटर ऑफ द रेलवे,
तो रेलवे कर कुछ भी करे ना, कितना भी टिकट का प्राइस बढ़ाएगा ना, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एंड यू हैव टू टेक दैट सर्विस। ज्यादा से ज्यादा तुम चार गाली दोगे, रेलवे इतना महंगा हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट अल्टीमेटली यू विल यूज दैट रेलवे ओनली। सोचो अगर वही चीज आज जैसे तुम देखोगे ना इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में वोडाफोन एयरटेल और जियो ही बचा है और कोई बचा नहीं है। कल अगर समझो जियो वोडाफोन और एयरटेल को ऐसा बोल दे मैं तुमको है ना 50,000 करोड़ दे रहा हूं, तुम लोग तुम्हारा बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। वोडाफोन एयरटेल बोलता है ठीक है चलो दे दो पैसा, हम बिजनेस बंद कर देते हैं। उन दोनों ने बिजनेस बंद कर दिया, अब मार्केट में बचा कौन? जियो अकेला। अब जियो अकेला है, समझो आज वो 250 रुपए का रिचार्ज करवाता है तुमसे हर महीने फॉर द कंटिन्यू सर्विस, कल वो 250 का 1000 करेगा, तुम क्या कर लोगे? तुमको पे करना ही पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उसके हाथ में क्या आया? मोनोपोली। इंडिया में मोनोपोली क्रिएट करना क्राइम है और ये इलीगल है, और अगर किया तुमने ऐसा कुछ तो तुम्हारी कंप्लेंट जाएगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। जैसे देखो अभी उसका डिस्प्यूट चल रहा है पीवीआर एंड आइनॉक्स। तुम मेजॉरिटी थिएटर देखोगे ना पीवीआर एंड आइनॉक्स ही है और कोई है नहीं। अब पीवीआर आइनॉक्स ने क्या डिसाइड किया पता है? समझो मैं पीवीआर है या आइनॉक्स है, हम दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस चला रहे, हम दोनों को ऐसा लगता है क्यों झगड़ा कर रहे हैं तो, जबकि मार्केट में तो कोई है ही नहीं। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं, बिजनेस एक कर देते हैं। तो आज जो 400 रुपए का टिकट है ना 800 करेंगे, पब्लिक झक मार के अपने पास ही आएगा। बिकॉज तुम देखोगे ना सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं बराबर, उधर तो आजकल कोई मूवी देखने जाता नहीं है। बाकी जो कुछ बचे कुछ थिएटर है ना वो गिन के होंगे ऑल ओवर थिएटर का, अगर मैं रेशियो निकालू तो 15-20%, 80% थिएटर्स किसके? आइनॉक्स और पीवीआर के। और सोचो हम दोनों ही मर्ज हो गए आइनॉक्स एंड पीवीआर, और हम 400 रुपए का टिकट 800, पॉपकॉर्न का 300 रुपए का 600, पब्लिक क्या करेगा? ऑप्शन है देना ही पड़ेगा सर्विस। बट हमने क्या किया, हमने कंपटीशन खत्म कर दिया ना। आज देखो कंपटीशन है ना, ये 250 रुपये रखेगी ना, मैं 230 करेगा, मैं 230 किया ये 200 पे जाएगी। तो हमारे झगड़े में फायदा किसको मिल रहा है? कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है, वो तो मजा आ रहा है उसको, तो ऐसा लगता है और झगड़ा करो, क्योंकि तुम जितना झगड़ा करोगे उतना प्राइस रिड्यूस होते जाएगा। लेकिन हमने देखा, हम दोनों ने सोचा कि देख अपन दोनों के झगड़े में ना कस्टमर एडवांटेज उठा रहा है, हम क्यों झगड़ा करें फालतू में, मारते हैं इसकी मिलके। हम दोनों कंबाइन हो गए, बिजनेस एक कर दिया और फिर हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। समझा? तो अगर ऐसा कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव चीज किया तो उसकी कंप्लेन किधर होती है? सीसीआई, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा मार्क करो एंड अबाउट द कंपटीशन में फर्स्ट 2 पैराग्राफ मार्क करो। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट लास्ट इज आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी इसका मतलब देखो ये लॉजिक क्या है ये चीज बनाने का, इसको 2016 में बनाया, मतलब अभी जस्ट साली 7th ईयर चल रहा है उसका। देखो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, मतलब 2016 के पहले अगर मैं बात करूं तो 2016 के पहले समझो मेरी एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी ना किसी बैंक से लोन लिया। 2016 के पहले क्या होता था वो मैं बता रहा हूं। मैंने लोन लिया, फिर मैंने लोन रीपे नहीं किया, तो बैंक है ना मेरे पे केस करेगा और मेरे को क्या डिक्लेयर कर देगा? डिफॉल्टर। और मेरे पे केस होएगा और केस के बाद मेरे ऊपर एक्शन होएगा। वो लोग जनरली क्या करते हैं, लोन शक्ल देख के नहीं देते। वो लोग का सिंपल लॉजिक, 10 करोड़ का लोन चाहिए ना, 12 करोड़ का असेट हमारे हाथ में दो। रीजन, कल तुमने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? असेट बेच देंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं डिफॉल्टर बना, दे विल सेल माय असेट, दे विल रिकवर द मनी, प्लस ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ऊपर कोर्ट में केस करके बोलेंगे इसकी कंपनी को बंद करवाओ, बिकॉज ये डिफॉल्टर है और भी लोगों का पैसा आगे चल के डुबाएगा, इससे बेटर है बंद कर दो। बट देखो
कंपनी बंद करना इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन ना, क्योंकि देखो एक कंपनी तुम बंद करोगे ना, मतलब समझो अगर ऑन एन एवरेज वहां पे 50 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, साल में 10 कंपनी बंद हो गई तो 500 लोग का अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2016 में एक रूल निकला, नया एक्ट बनाया, जिस एक्ट में ऐसा लिखा कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है ना तो बैंक उसको बंद करवाने के पीछे नहीं पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई कि वो डिफॉल्टर क्यों बना, पहले वो ढूंढने का। अब डिफॉल्टर दो टाइप के होते हैं, एक जेन्यून और एक विलिंगली। जेन्यून डिफॉल्टर मतलब कि जिसको एक्चुअल में पैसा देना है बट सच में पैसा नहीं है, और विलिंगली वो होते हैं जिसके पास पैसा है बट देना नहीं है। तो अगर विलिंगली वाले ना तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होएगा, जेन्यून वालों के साथ अलग ट्रीटमेंट होएगा। तो जेन्यून वालों के साथ ट्रीटमेंट क्या होएगा कि उसको पैसा देना है लेकिन है नहीं, तो पैसा क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज बिजनेस सही तरीके से नहीं चलाया। तो बैंक आएगा और बैंक तुमको बिजनेस चलाने में हेल्प करेगा और तुम्हारा बिजनेस बंद नहीं करवाएगा, और वो तुमको टाइम देगा कि ठीक है लोन पे करने के लिए थोड़ा एडिशनल टाइम ले लो बट लोन भर देना, बराबर। ये सब कुछ 2016 के बाद स्टार्ट हुआ। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है, कोई अगर कंपनी डूबता है तो डुबाई मत दो, हो सके तो उसको सरवाइव करने में हेल्प करो, बराबर। कोई अगर बंदा मर रहा है तो तुम मार डालोगे कि पहले बचाने का ट्राई करोगे? इधर तो कैसा है, कंपनी मर रहा है तो एक काम करो मार ही डालो। ये बिहेवियर आज के जमाने में नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या बनाया, IBBI, बराबर। तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो। और उसके बाद एक महान इंस्टीट्यूट है, देखो नीचे ICSI। ये ऑलरेडी रोल ऑफ CS में पढ़ लिया है तो ये सब मत पढ़ना, इसको कट कर दो। उसके बाद देखो एक आता है G7 समिट। जैसे G20 था ना, दैट इज ग्रुप ऑफ 20, ये है वैसे ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 कंट्री देखो कौन सी है, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। ये 7 कंट्री है इसमें। ओरिजिनली ये नाम इसको G8 बोलते थे, नाम चेंज करके G7 किया। अब 8 क्यों बोलते थे, बिकॉज इसमें एक मेंबर था जिसको निकाल दिया। कौन सा? रशिया। रशिया वन ऑफ द मेंबर वाज G8। तो जब रशिया था ना तब G8 बोलते थे, लेकिन रशिया ने अब भी नहीं, कुछ साल पहले भी यूक्रेन पे अटैक किया था और उसका कुछ लैंड जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था। तो उसके बाद रशिया ने ऐसी हरकत की ना, तो G7 वालों मेंबर्स ने बोल दिया ऐसा कोई मेंबर अपने को नहीं चाहिए जो दूसरों की कंट्री पे अटैक करे, इसको निकालो। तो इसको बाद में निकाल दिया। तो G7 मतलब G8 बन गया G7। तो आज वो G7 ही है। वो खाली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ अंडरलाइन करो। उसमें अंडरलाइन करना, रशिया को सस्पेंड किया था 2014 में। ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। कम टू सेकेंड चैप्टर। एक काम करो, थर्ड पे आओ, पेज 78। अच्छा, इसमें ना ये पूरा पॉलिटिकल अफेयर्स वाला चैप्टर है, मतलब ये पूरा चैप्टर पॉलिटिक्स पे है, बराबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो पेज नंबर 78 पे। इंडिया में है ना डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, हर एक मिनिस्ट्री को चलाने के लिए एक एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब यहाँ पे ना ये पूरा लिस्ट है, लेकिन देखो सबसे पहले ऊपर मोदी का नाम लिखा है, मतलब उसके हाथ में है ना ये 4 मिनिस्ट्री है जो किसी के हाथ में नहीं जाता है। पहला कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दैट इज इसरो, ठीक है,
and all important policy issues and all other portfolios not allotted to any minister. और भी कोई इसमें से जो नीचे की लिस्ट में कोई भी मिनिस्टर नहीं अपॉइंट हुआ तो वो सब कुछ पीएम के हाथ में जाएगा। अदरवाइज पीएम मेन 3 चीज को हैंडल करेगा, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये हेड है। तो इसरो में देखना, जब इसरो कोई भी मिशन करता है ना, वो हर मिशन में इनॉग्रेशन या लॉन्च या कोई भी इवेंट होता है, दे विल डायरेक्टली कॉल पीएम एज अ गेस्ट, बराबर। और ये लोग कॉन्स्टेंटली पीएम के टच में होते हैं फॉर एनी अप्रूवल्स, फाइनेंशियल हेल्प, फंड चाहिए तो डायरेक्टली वो लोग पीएम से बात करते हैं, बराबर। जैसे वो भी वो लोग चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, फिर एक हो रहा है मार्स मिशन, ठीक है, ये सब कुछ वो लोग किसके अप्रूवल पे करते हैं? पीएम। पीएम के पास ये लोग पहले प्लानिंग पुटअप किया जाता है और फिर उसके बाद वो लोग उस चीज़ को अप्रूवल लेके, फंडिंग लेके फिर उस पर काम करते हैं। जैसे देखो यूएस ने लास्ट ईयर शायद या 21 में उन्होंने ये किया था, मिशन किया था ग्रेविटी के ऊपर, मतलब ग्रेविटी का ऊपर नहीं था बट स्पेस मिशन था उनका। तो वो लोग क्या करते हैं, एक रॉकेट में 5 लोगों को बिठाते हैं और रॉकेट ना अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है स्पेस में और फिर वहां से रिटर्न आता है। ये कुछ 2 घंटे का जर्नी होता है। एक जन का वो लोग लेते 1 CR के आसपास टिकट प्राइस, 2 घंटे की जर्नी का 1 करोड़ देना है। बट एक एक्सपीरियंस है, वो लोग ने ये स्टार्ट किया। जैसे लोग देखो बंजी जंपिंग करते, रिवर राफ्टिंग करते, अब स्पेस भी, स्पेस ट्रैवलिंग इसको बोल रहे हैं, वो भी चालू हो गया। ऑलरेडी यूएस ने चालू कर दिया है। बट एक जन का टिकट है 1 करोड़, इतना तुम दो, लेकिन तुमको ऐसा लगता रहेगा क्या ही उखाड़ लेंगे इसमें जाके। देखो ये लोग है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर लेके जाते ना, जैसे स्पेस तुम्हारा शिप बाहर गया ना, वो लोग तुमको बोलेंगे तुम्हारे सीट बेल्ट खोल दो सब, तो तुम 0 ग्रेविटी में हो, स्पेस मतलब कैप्सूल के अंदर ही, और तुम फ्लोट कर रहे हो स्पेस शिप के अंदर। ये एक्सपीरियंस तुमको मिलेगा, प्लस अर्थ को देख सकते हो एक हाइट से पूरा, और बाद में तुमको सेफली रिटर्न भी लेके आएंगे। बट इसमें जाना एक्चुअली बहुत रिस्की माना जाता है बिकॉज ये सेफ जर्नी नहीं है। तो यूएस यही ट्राई कर रहा है कि जितना तुम्हारा कैब ट्रैवलिंग, फ्लाइट ट्रैवलिंग कितना सेफ मानते हो तुमको जाने में टेंशन होता है कि मैं नहीं आएगा रिटर्न, उतना ही सेफ हमको ये स्पेस ट्रैवल बनाना है, उतना ही सेफ कि लोग बिंदास आए, उनको कोई टेंशन ना हो। ये चीज़ इंडिया भी लॉन्च कर रहा है 24-25 में, तो इंडिया भी ये स्टार्ट करेगा। बट इंडिया में प्राइस बहुत हाई होएगा मेरे हिसाब से, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास तो शायद होगा, बट फिर पता नहीं कितना रखते हैं। बट यूएस की स्पेस एजेंसी पे भरोसा करना अलग बात है, और इंडिया की स्पेस एजेंसी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं, बट वो रिस्क है। इंडिया में अपने को है ना, कैसा स्पेस शटल बनाया होगा पता नहीं, सब बराबर स्क्रू फिट विट किए है कि नहीं, साला कि इधर ऊपर जाके कुछ तो ऐसा मशीन का पार्ट अलग हो गया तो क्या करेगा मैं, बराबर, ये रिस्क है। बट इसका इंटेंशन ही यही है कि इससे एक तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगा, इसरो को बहुत पैसा मिलेगा इससे। सोचो ना, हर रोज 5-5 लोग को भेज रहे, 5-5 करोड़ की इनकम, हर रोज ऐसा ट्रैवलिंग हो रहा है, कितना पैसा छापेंगे ये लोग। बट 40-45 मिनट्स में ऊपर जाएंगे, देन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स ऊपर स्पेस में रहेंगे, देन 30 मिनट्स में नीचे, तो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे का पूरा जर्नी होएगा। यही तो कर रहे हैं ना वो लोग, उसको सेफ ही बना रहे हैं। बिकॉज सेफ नहीं हुआ तो मैं मरने के लिए 1 करोड़ देगा क्या, मार डालो मेरे को 1 करोड़ लेके, क्यों जाएगा मैं फिर। स्काई डाइविंग, बाहर से स्काई डाइविंग करने का तेरे को, तो पहले स्काई डाइविंग करना है ना, तो पहले दुबई में जाके स्काई डाइविंग कर, तो वो कर लेगा ना, तो फिर तू ऊपर से कर सकता है। जैसे तुम एक बार यूट्यूब पे कभी वीडियो देखना, एक पर्सन ने स्पेस से स्काई डाइविंग किया है, पता है, फ्री फॉल किया है उसने, हाँ, बट गट्स चाहिए भी उसके लिए। तुम 20वें माले पे जाके, हाँ हाँ, बट फिर भी वो फ्री फॉल था ना, तो कितना रिस्क होता है वो। कभी किया है स्काई डाइविंग, कर, मजा आएगा, फटके हाथ में आएगी। स्काई डाइविंग कर, स्काई डाइविंग से भी पहले मैं तो बोलूं बंजी जंपिंग कर तू वो कर लेगा तो भी बहुत है।
धीरे धीरे लेवल बढ़ा, डायरेक्टली उधर मत जा। ओके, उसके बाद देखो नीचे लंबा लिस्ट है, मिला? ज्यादा नहीं है, कुछ 30 मिनिस्टर्स का लिस्ट है, और हर एक मिनिस्टर एक एक एजेंसी को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है, और मैं कल पूछेगा इंडिविजुअली। कल ही है ना मेरा लेक्चर, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होएगा मैं तब सबको पूछेगा इंडिविजुअली, बराबर? क्योंकि देखो ये लोग क्या करते हैं, ये पूछेंगे, एक या दो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है। अब तुमको ऐसा लगता होगा 2 क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ने का इतना, ऐसा एक दो के लिए बहुत आता है, तो क्या क्या छोड़ते जाओगे फिर, समझा? और ये, हाँ, अगर ऐसा मेरे को पता होता। अच्छा, इतना पढ़ना, जो पेज नंबर 80 पे ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो मत पढ़ना, वो मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा हूं तुमसे। 80, 81, 82 ये सब मत पढ़ना। वैसे तो पेज नंबर 82 पे ये भी पढ़ना चाहिए, गवर्नर्स का लिस्ट, स्टेट वाइज गवर्नर्स होते हैं, बट वो भी जाने दो, तुमसे नहीं होएगा। फिर वैसे तो 84 पे चीफ मिनिस्टर भी पढ़ना पड़ता है, बट वो भी जाने दो, वो भी नहीं होएगा तुमसे। देखो पढ़ सकते हो, हाँ, ऑलरेडी 1 मार्क के लिए ऐसा बहुत कुछ आएगा। बट देखो भले ये गवर्नर या सीएम नहीं पढ़ो, लेकिन ओ पब्लिक मिनिस्ट्री पढ़ लो 30। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछेगा। ठीक है, चलो जाओ, बाय बाय।